आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें सबसे पहले जीआई ब्लीड को डिस्कस करेंगे, फिर इसोफेजियल वेरिसेस एंड इसोफेजियल कैंसर को। सो अपर जीआई डिसऑर्डर में लास्ट टाइम हमने जीआई ब्लीड को भी डिस्कस किया था। और जीआई ब्लीड में हमारे पास वो कंडीशन होती है जो पेशेंट को एक्टिव हेमोरेजिक शॉक की तरफ भी लेकर जा सकती है। अगर हम कॉमन कॉजेज की बात करते हैं फॉर द अपर जीआई ब्लीडिंग, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज दी पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के अल्सर जो है वो प्रेजेंट हैं। वन इज द गैस्ट्रिक अल्सर, अनदर वन इज द ड्यूडेनल अल्सर। पेप्टिक अल्सर डिजीज इज द वेरी कॉमन कॉज ऑफ द अपर जीआई ब्लीड। और पेप्टिक अल्सर डिजीज में पेप्टिक अल्सर डिजीज में जो है हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमनली जो है वो एच पाइलोरी इज दी वन ऑफ दी कॉमन फैक्टर जो पेशेंट को लीड करता है टुवर्ड्स दी जीआई ब्लीड। सेकेंड इज दी ईसोफेगाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस। या तो ईसोफेगस में अगर कोई इन्फेक्शन है या गैस्ट्राइटिस में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो फर्दर लीड कर सकता है टुवर्ड्स दी जीआई ब्लीड। esophageal एंड गैस्ट्रिक वेरिसीज। esophageal वेरिसीज जो है आज हम अभी डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस टॉपिक। ये काफी ज्यादा कॉमन है इन दी लिवर डिजीज। esophageal और गैस्ट्रिक कैंसर, अगर कोई पेशेंट कैंसर के साथ है तो उनमें भी हमें जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं। मेलरी वाइज टीयर, अगर पेशेंट काफी ज्यादा एक्सटेंसिव वे में प्रेशर के साथ वॉमिटिंग कर रहा है तो इट कैन लीड द टीयरिंग फ्रॉम दी विद इन दी एसोफेगस, जिसको हम कहते हैं मेलरी वाइज टीयर। तो पेशेंट अक्सर ही कंप्लेन कर सकता है कि ड्यूरिंग द वॉमिटिंग एपिसोड पेशेंट को कुछ ब्लड के स्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाइड हुए हैं। देन फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड मेडिकेशन यूज, जिसमें हम एनसेड्स, एस्पिरिन एंड एंटीकोगुलेंट्स की बात कर सकते हैं जो कि फर्दर जीआई के फैक्टर्स को लीड कर सकती है। अगर हम अपर जीआई ब्लीड की इनिशियल रिससिटेशंस की बात करें तो प्रायोरिटी हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि हम पेशेंट में ए बी सी को देखें। तो हमें पता है कि अपर जीआई ब्लीड में हेमरेज की वजह से वॉल्यूम जो है वो लॉस हो रहा है। अगर आपका पेशेंट उस टाइम पर एक्टिव एयरवे के साथ है तो फिर हम पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिससिटेशन में आईवी फ्लूइड थेरेपी जो है वो इनिशिएट करेंगे। अगर पेशेंट आपका एयरवे कोलैप्स के साथ है तो हमें फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पे पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करना है, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स में यू विल गिव आइसोटोनिक फ्लूइड्स, नॉर्मल सलाइन और इंगल लैक्टेट, बोलेसिस देंगे एंड देन कंटीन्यूअस इन्फ्यूजन्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज हीमोग्लोबिन लो हो सकता है, तो हीमोग्लोबिन अगर 8 से कम है तो हम पेशेंट को सिस्टमिक एनीमिया करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी, if patient is hypoxic, so we will monitor vital signs, urine output and mental status. Stop the bleeding. ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम पेशेंट को पीपीआई थेरेपी देंगे एंड पीपीआई थेरेपी में हम पेशेंट को पेंटोजोल एंड इसोमेप्रिजोल दे सकते हैं। और जीआई ब्लीडिंग हम कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देते हैं, यहाँ पे पेशेंट को बीआईडी मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। जीआई ब्लीड के लिए हमें रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्लीड क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हम पेशेंट को एंडोस्कोपिक इंटरवेंशंस परफॉर्म करेंगे एंड एंडोस्कोपिक इंटरवेंशंस में हम जो है वो 24 आवर्स बाद इसे फॉलो करेंगे, बिकॉज इनिशियली हमारा टारगेट ये है कि हम पेशेंट के ब्लीड को स्टॉप करें। अगर पेशेंट का ब्लीड जब स्टॉप नहीं हो रहा तो देन वी नीड टू स्टार्ट दी रिससिटेशंस। जब पेशेंट की ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, मैनेज्ड हो जाती है, देन आफ्टर इनिशियल रिससिटेशन प्रोसीजर हम पेशेंट के लिए एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। एंड एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड डायग्नोज कर सकते हैं कि व्हाट इज द सोर्स फॉर ब्लीडिंग। देन हमारे पास सपोर्टिव केयर साथ साथ काम करती है। हम पेशेंट को एनपीयू करते हैं। एनपीयू हम इसलिए करते हैं बिकॉज जीआई ब्लीड है, वी नेवर नो कि पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन में बचाने के लिए हम पेशेंट को एनपीयू करते हैं। पेन मैनेजमेंट में हम पेशेंट को आईवी एसिटामिनोफेन और ओपियोइड्स देते हैं टू अवॉइड एनी सच ऑफ दी एनसेड्स मेडिकेशन, ताकि हम पेशेंट को फर्दर जीआई ब्लीड की तरफ ना लेकर जाएं, बिकॉज एनसेड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को जाके अफेक्ट करती हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो जीआई की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती हैं।
एंटीएमेटिक्स में हम पेशेंट को ऑन्डेंस्टॉन दे सकते हैं, मीटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, ताकि हम पेशेंट के वॉमिटिंग के एपिसोड्स को कंट्रोल कर सकें। The second topic is the esophageal varices. So esophageal varices is the dilated or tortuous हमारे पास जो है वो कंडीशन होती है जिसमें जो है ईसोफेगस का जो सब म्यूकोसा है वो कम्प्लीटली डायलेटेड हो जाता है एंड दिस इज कॉज्ड बाय द पोर्टल हाइपरटेंशन एंड पोर्टल हाइपरटेंशन में यूजुअली जो है वो लिवर सिरोसिस के पेशेंट में अक्सर ये कंडीशन कॉज होती है सो हमें सबसे ज्यादा ईसोफेजियल वेरिसीज जो है वो उन पेशेंट्स में आइडेंटिफाइड होती है। कॉम्प्लिकेशन में हाई रिस्क ऑफ द रप्चर के चांसेस होते हैं एंड पेशेंट काफी ज्यादा मैसिव जीआई ब्लीड में जा सकता है एंड दिस इज वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। ट्रीटमेंट गोल क्या है हमारे पास? द ट्रीटमेंट गोल इज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, हमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, कॉम्प्लिकेशन से फर्दर पेशेंट को प्रिवेंट करना है एंड इसकी रिकरेंस से पेशेंट को प्रिवेंट करना है। सो असेसमेंट फाइंडिंग में हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट का हमारे पास वो हेमोप्टिसिस की कंप्लेन के साथ होगा। हेमोप्टिसिस में द वॉमिटिंग इन द ब्लड, ठीक है, एंड मलीना पेशेंट को हो सकता है विच इज द ब्लैक टैरी स्टूल, जिसमें पेशेंट का ब्लड जो है वो लॉस होगा विद द स्टूल। और हमने बात की कि पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है बिकॉज लिवर में जो है वो टिश्यूज जो है या तो वो फिब्रोसिस हो चुकी है या फैटी लिवर कन्वर्ट हो चुका है जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पोर्टल टेंशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है जो कि लीड कर रहा है टुवर्ड्स द पोर्टल हाइपरटेंशन। सो साइन ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन हमें क्या मिल सकते हैं? एसाइटिस, जॉइंडिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिल सकता है, डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स जिसे हम कहते हैं कैप्टिक मेड्यूसिस, जो विजिबल फिजिकल साइन होती है ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन, जो अपीयरेंस जिसका हमें अपीयरेंस नजर आती है डिस्टेंडेड एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन्स की, जो कि रेडिएटेड हो रही होती है फ्रॉम द अम्बिलिकल रीजन अक्रॉस द एब्डोमेन। एंड साइन ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक हमें मिल सकते हैं बिकॉज पेशेंट विल बी विद द मैसिव जीआई ब्लीड, तो टेकिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, कोल्ड क्लामी स्किन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो अगेन नर्सिंग इंटरवेंशन में हम मॉनिटर करेंगे ए बी एंड सी। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें एयरवे को प्रोटेक्ट करना है एंड एयरवे विल ऑलवेज कम ऑन आवर प्रायोरिटी। हम एलिवेट करेंगे हेड ऑफ द बेड को, इफ रिक्वायर्ड हम एयरवे के लिए पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे, ब्रीदिंग के लिए हम ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे एंड मॉनिटर करेंगे लंग एंड दी रेस्पिरेटरी साउंड्स को एंड डिस्ट्रेस को। सर्कुलेटरी सपोर्ट्स में हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे एंड ब्लड प्रोडक्ट्स में पीआरबीसीज, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एफएफपी एंड प्लेटलेट्स को मॉनिटर करेंगे साथ साथ हम हीमोग्लोबिन एंड एचसीटी लेवल, एच एंड एच मींस कि हीमोग्लोबिन एंड एचसीटी लेवल एंड कोगुलेशन स्टडीज। पेशेंट को हम स्ट्रिक्ट एनपीओ करेंगे टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ द एस्पिरेशन रिस्क। मेडिकेशंस में हम यहाँ पे पेशेंट्स को वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स देंगे। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स में हम पेशेंट को प्रिफर्ड ड्रग में ऑक्टेरोटाइड देते हैं एंड वेजोप्रेसेंस देते हैं, जिससे हम पोर्टल हाइपोवेनस प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। अलॉन्ग विद दीज मेडिकेशंस हम पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं एंड बीटा ब्लॉकर्स जो है वो री ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेंगे, साथ साथ ये पोर्टल हाइपरटेंशन को डिक्रीज करेंगे। एंटीबायोटिक हम प्रोफाइलैक्सिस वे में देंगे अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ताकि हम इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। द रीजन फॉर द वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर इज कि इसोफेजियल वेरिसिस में डायलेशन हो रही है और हमारा टारगेट ये है कि जब तक डायलेशन कंटिन्यू रहेगी तब तक ब्लीड होता रहेगा और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारा टारगेट ये है कि हमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। सो जितनी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी उतना ही ज्यादा ब्लीडिंग कंट्रोल्ड होगी, इसलिए हम इसोफेजियल वेरिसीज में पेशेंट को वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। दो तरह के प्रोसीजर आप जो है वो इसोफेजियल वेरिसीज के पेशेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज दी एनजी ट्यूब और बलून टेम्पोनार, जिसे हम सेंगस्टिंगटिन ब्लैक मोर ट्यूब भी कहते हैं।
जिसमें आप टेम्परली कंट्रोल कर सकते हैं ब्लीडिंग को। बट यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि पेशेंट में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एस्पिरेशन कॉज हो सकती है, एंड पेशेंट विल फील दी डिस्कम्फर्ट। ठीक है। सेकेंड इज द एंडोस्कोपिक थेरेपी। एंडोस्कोपिक थेरेपी में आप स्क्लेरोथेरेपी करते हैं एंड वेरिसियल लाइगेशन करते हैं। जो स्क्लेरोथेरेपी है उसमें हम स्क्लेरोसिंग एजेंट को इंसर्ट करते हैं इनटू दी वेरिसीज, जो कि फर्दर लीड करता है इन्फ्लेमेशन को, फिब्रोसिस को एंड थ्रोम्बोसिस को। तो वेरिसीज उसकी वजह से श्रिंक हो जाती है एंड फर्दर कोलैप्स हो जाती है। वेरिसेल लाइगेशन ये बैंडिंग प्रोसीजर है जो सबसे ज्यादा सेफर है, जिसमें सबसे ज्यादा लेस कॉम्प्लिकेशन हमारे पास होती है। अगर हम स्क्लेरोथेरेपी एंड वेरिसेल लाइगेशन में दोनों में कंपैरिजन करें, सो स्क्लेरोथेरेपी में वी कैन इंजेक्ट द स्क्लेरोसिंग एजेंट एंड बैंड लाइगेशन में हम इलास्टिक रबर बैंड जो है वो प्लेस करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी जो है वो फिब्रोसिस एंड थ्रोम्बोसिस को लीड कर सकता है। बैंड लाइगेशन जो है वो इस्कीमिया कॉज करके स्लग ऑफ करेगा डायलेशन को। दोनों में से प्रिफर्ड क्या है? स्क्लेरोथेरेपी इज नॉट कॉमनली प्रिफर्ड क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा है। बैंड लाइगेशन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपेटिक ट्रीटमेंट फॉर द इसोफेजियल वेरिसीज। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? फॉर स्क्लेरोथेरेपी पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ द एसोफेजियल इरिटेशन। एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है पेशेंट को, स्कार टिश्यू नैरोज लुमेन। एसोफेजियल परफोरेशन कॉज हो सकता है पेशेंट को, रेयर बट फेटल। एंड फ्लूइड इफ्यूजन और एस्पिरेशन कॉज हो सकता है जो लीड कर सकता है नमूनिया को एंड रीब्लीडिंग के रिस्क को। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बैंड लाइगेशन की बात करें तो ये लीड कर सकता है माइल्ड अल्सरेशन को, जो कि रेयर है अगर परफोरेशन जो है वो कॉज हो जाती है। फॉर एंथ्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्क्लेरोथेरेपी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंजेक्शन की वजह से रिस्क फॉर द स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है एंड बैंड लाइगेशन में बेंडिंग है तो सेफर विद द फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन। सो प्रिफर्ड प्रोसीजर इज द बैंड लाइगेशन। द थर्ड वन इज द शंटिंग प्रोसीजर, जिसमें हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं एंड ये उन इंडिविजुअल्स पे परफॉर्म होता है जो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग के साथ होता है। सो टिप्स इज द प्रोसीजर विच इज ट्रांसड्यूलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टमेटिक सेशन, जो कि हम इंसर्ट करते हैं इन दी पोर्टल वेन एंड वी विल रिलीव दी पोर्टल हाइपरटेंशन। सो दीज आर दी थ्री डिफरेंट प्रोसीजर्स जो हम इसोफेजियल वेरिसीज के पेशेंट में फॉलो करते हैं। सो एनजी ट्यूब से हमें याद ये रखना है कि ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को लीड कर सकती है, एस्पिरेशन एंड डिस्कम्फर्ट को। सो और ये दूसरा हम इसको टेम्पररी ही पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग। The third one is the endoscopic therapy. So endoscopic therapy में आप स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं एंड स्क्लेरोथेरेपी में हम पेशेंट को जो है वो इंजेक्ट करते हैं स्क्लेरोसिंग एजेंट को। स्क्लेरोसिंग एजेंट जब आप इंसर्ट करते हैं तो वहां पर जो है फिब्रोसिस एंड थ्रोम्बोसिस क्रिएट होता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है जो कि वेरिसीज को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो आपका जो वेरिसीज जो है वो आपकी श्रिंक होकर कोलैप्स हो सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड ये जो है वो ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस के साथ है। सो इसके लिए दिस वन इज द लेस प्रिफर्ड प्रोसीजर। The safest and the gold standard procedure is the variceal ligation, which is the bending one, जो safer है with the fewer complication. And the last one is the shunting procedure. Shunting procedure used if bleeding is uncontrolled. Tips हम follow करते हैं transjugular intrahepatic portosystemic shunt, which is most common relieved by the portal hypertension. जस्ट सेकंड मैं ग्रुप में दोबारा से लिंक दे देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें लिंक नहीं मिला है। ओके, सो ये प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं फॉर द इसोफेजियल वेरिसेस। ओके, सो दिस डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है।
जो स्क्लेरोथेरेपी है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं स्क्लेरोसिंग एजेंट को, एंड बेन लाइगेशन जो है वो हम गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी में यूज करते हैं, एंड इसलिए दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी बिकॉज इसमें माइल्ड अल्सरेशन है एंड रेयर चांसेस होते हैं परफोरेशन के एज कम्पेयर टू दी स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें एस्पिरेशन नमोनिया हो सकता है एंड यहाँ रीब्लीडिंग के रिस्क ज्यादा होते हैं पेशेंट में, एंड प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है पेशेंट को, इसोफेजियल परफोरेशन हो सकती है, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है पेशेंट को. सो स्क्लेरोथेरेपी इज हैविंग मोर साइड इफेक्ट्स, मोर कॉम्प्लिकेशंस. सो पेशेंट टीचिंग एंड प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज हमने बात की कि इसोफेजियल वेरिसीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे पास रिस्क फैक्टर है दैट इज लिवर सिरोसिस. तो अगर कोई पेशेंट लिवर सिरोसिस के साथ है तो उसे इसोफेजियल वेरिसीज जो है वो हो सकता है. सो हम पेशेंट को टीचिंग देंगे कि पेशेंट को अवॉइड करना है अल्कोहल को, एंड हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी है पेशेंट को, कफिंग, स्ट्रेनिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो पेशेंट को अवॉइड, ताकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज ना हो, बिकॉज जितना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वहां पर एब्डोमिनल रप्चर्ड हो सकता है एंड परफोरेशन हो सकती है एंड हेमरेज कॉज हो सकता है. हम बीटा ब्लॉकर्स में पेशेंट को एज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे ताकि हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें. Low sodium diet if ascites is present, because liver cirrhosis की कॉम्प्लिकेशन में ascites भी है, तो हम पेशेंट को लो सोडियम डाइट देंगे एंड मॉनिटर करेंगे साइन ऑफ द ब्लीडिंग में, जिसमें हम वॉमिटिंग इन द ब्लड एंड ब्लैक टैरी स्टूल्स. एमक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मेमोराइज करना है. सो अगर वेरिसीज रप्चर्ड हो जाती है, सो ABC, सो एयरवे हमारी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड हीमोडायनिक स्टेबलाइजेशन की तरफ हम मूव करेंगे. अवॉइड करना है एनजी ट्यूब इंसर्शन ब्लाइंडली इन सस्पेक्टेड वेरिसीज. अगर पेशेंट आपके पास वेरिसीज के साथ है तो हम ब्लाइंडली एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करेंगे, रिस्क फॉर दी रप्चर्ड है. बलून टैम्पोनाट, सो शॉर्ट टर्म ओनली हम इसे यूज कर सकते हैं बिकॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास. ऑक्टेरोटाइड जो है एज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर काम करेगी, सो ये हमारे पास एक्यूट ब्लीडिंग के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ द चॉइस है. टिप्स प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं टू रिड्यूस पोर्टल प्रेशर, एंड ये रिस्क ऑफ दी हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को हम इससे डिक्रीज कर सकते हैं. एंड बीटा ब्लॉकर हम पेशेंट को देंगे फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन, नॉट फॉर दी एक्यूट ब्लीडिंग. The second disorder is the esophageal cancer. So again, cancer can be caused by associated with any GI disorder. So early stages में most of the time asymptomatic रहते हैं और symptoms तब appear होते हैं जब ट्यूमर जो है वो ग्रो करने लगता है. सो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो सकता है पेशेंट को, डिफिकल्टी swallowing इनिशियली सॉलिड से होगी फिर लेटर देन लिक्विड तक मूव होगी. Unintentional weight loss हमें मिलेगा commonly due to difficulty eating and increase metabolic demand from the cancer. Odinophagia मिल सकता है which is painful swallowing. पेशेंट को खाना निकलने में तकलीफ होगी. Burning and sharp pain in the chest. Hoarseness of the voice due to tumor जो larynx को affect कर रहा है, laryngeal nerve को affect कर रहा है. So you will hear the heavy voices. And chronic cough, अगर ट्यूमर इन्वेड होता है the trachea or it can cause the aspiration. Black tarry stool मलीना हो सकता है, regurgitation of food or the liquid, and hiccups and the chest pain. सो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. हमें पेशेंट में स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हॉट एंड स्पाइसी फूड कंजम्पशन, क्रॉनिक गर्ड, GERD is gastroesophageal reflux disease, eclesia which is the impaired esophageal motility, and recurrent regurgitation of vomiting and family history of the esophageal cancer. So for esophageal cancer हम ट्रीट करेंगे अंडरलाइनिंग कॉज को एंड उसी की ही बेसिस पे हम पेशेंट को थेरापेटिक वे में मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कैंसर जो है इट इज नॉट एन इजी डिजीज टू हैंडल. पेशेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस के साथ हमारे सामने आता है और जो भी सिम्टम्स हमें उस टाइम पे अपीयर्ड हैं हम उन सिम्टम्स को मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे. सो हमें पेशेंट में अगर कोई गर्ड के साथ है, कोई पीयूडी
के साथ है, कोई अल्सर्स के साथ है, तो हमें बहुत ज्यादा विजिलेंटली इन पेशेंट्स को मॉनिटर करना जरूरी है, बिकॉज ये कंडीशन एसोफेजियल कैंसर की तरफ भी लेकर जा सकती है. So diagnosis for the cancer, endoscopy and the biopsy definitely करनी होती है, because हमें identify करना है कि कैंसर किस तरफ है. और बेरियम सोलो टेस्ट परफॉर्म होता है, जिसमें हम नैरोइंग एंड स्ट्रिक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. फर्दर स्टेजिंग क्लासिफिकेशन के लिए यू कैन गो विद द सीटी स्कैन एंड द एमआरआई, जिसके थ्रू आप डिटेल क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है. अर्ली स्टेजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ईसोफेगल के अंदर हम ईसोफेगेटमी कर देते हैं, हम ईसोफेगस को रिमूव कर देते हैं. एंड अगर पेशेंट जो है वो अर्ली स्टेज के बाद भी अगर नीड होती है, इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन भी साथ साथ दी जाती है अलॉन्ग विद द सर्जरी. अगर पेशेंट लास्ट स्टेज पे है तो फिर हम पैलिएटिव केयर की तरफ पेशेंट को मूव करते हैं, जिसमें हम पैक ट्यूब यूज करते हैं फॉर दी न्यूट्रिशन. एंड हमें पेशेंट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पैक ट्यूब की केयर के हवाले से हम पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करें. न्यूट्रिशनल डिमांड इन दी एसोफेजियल कैंसर्स में हम पेशेंट की प्रॉपरली मॉनिटर करें, बिकॉज ये पेशेंट एक्सटेंसिव वेट लॉस के साथ है, तो हमें उन सारी चीजों को भी साथ साथ ट्रेन करके मॉनिटर करना जरूरी है. जी अमरीन. मैम वो स्लाइड ना 28 ही शो हो रही थी हाँ हाँ, मुझे, मेरे 28 ही है, तरफ से. ठीक है स्लाइड ठीक है, 28 थैंक ही यू. है. ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर की है. जी ठीक है, थैंक यू. ठीक है. सो 3 टॉपिक हमने आज पढ़े हैं. जीआई ब्लीड हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था, आज उसका रिवीजन किया है विद द एसोफेजियल वेरिसीज एंड एसोफेजियल कैंसर. सो कोई क्वेरी है आप दोनों को? नो मैम, क्लियर. Okay. So we are ending our class here.